3, 2, 1. Audio Jungle. Audio Jungle. Audio Jungle. Audio Jungle. नमस्कार, मैं हूं नरेश राघानी और आप देख रहे हैं हॉराइजन हिंद न्यूज। रेलवे बोर्ड के सदस्य नरेश सालेचा का अजमेर दौरा। सूफी संत ख्वाजा साहब की दरगाह की ज़ियारत के बाद अजमेर रेल मंडल कार्यालय में अधिकारियों के लिए बैठक। रेलवे बोर्ड के सदस्य वित्त नरेश सालेचा रविवार को अपने व्यस्ततम दौरे के बीच अजमेर पहुंचे। उनका आज शाम ही वापस दिल्ली लौटने का कार्यक्रम है। पूर्व में अजमेर उत्तर पश्चिम रेलवे के मंडल रेल प्रबंधक के पद पर रहे नरेश सालेचा रेलवे बोर्ड के सदस्य बनने के बाद पहली बार अजमेर आए। नरेश सालेचा ने अजमेर पहुंचने पर सर्वप्रथम सूफी संत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह में हाजिरी दी। खादिम मुकद्दस मोइनी ने नरेश सालेचा व उनके परिवार को दरगाह ज़ियारत कराई। सालेचा ने परिवार सहित ख्वाजा की मज़ार पर फूल चादर पेश कर दुआ की। इसके बाद नरेश सालेचा ने मंडल रेल कार्यालय में अधिकारियों की बैठक ली और यहां चल रही योजनाओं के बारे में जानकारी हासिल की। मंडल रेल प्रबंधक नवीन कुमार परशुराम का के मुताबिक बैठक में यात्रियों की सुविधाओं, ट्रेनों के संचालन और मंडल को होने वाली आय व्यय को लेकर विस्तृत चर्चा की गई। 10 दिनों से विराजित भगवान गणेश को अनंत चतुर्दशी पर दी विदाई। कोविड निर्देशों के चलते नगर निगम ने सुभाष उद्यान में विसर्जन की नहीं की व्यवस्था। भक्तों ने घरों में ही विसर्जित की मूर्तियां। गणेश चतुर्दशी के अवसर पर रविवार को भक्तों द्वारा भरे मन से भगवान श्री गणेश की प्रतिमाओं का विसर्जन किया गया। कोविड निर्देशों का पालन करते हुए अधिकतर श्रद्धालुओं ने घरों में ही गणपति को विराजित कर उनकी पूरी श्रद्धा से पूजा अर्चना की और 10 दिन बाद आज चतुर्दशी के मौके पर उनको भरे मन से घरों में ही विसर्जित किया। कोरोना गाइडलाइन के बीच कुछ लोग ढोल बाजों के साथ नाचते गाते मूर्ति विसर्जन करने भी निकले। गणेश भक्तों ने बताया कि इस साल भी त्यौहार और पर्व कोरोना की भेंट चढ़ गए हैं। लोगों ने कोरोना गाइडलाइन के अनुसार घर में ही भगवान श्री गणेश को विराजित कर पूरे विधि विधान से उनकी सुबह शाम पूजा अर्चना की। अधिकतर लोगों ने घरों में ही मिट्टी के बनाए गणेश को विसर्जित कर गमलों में मिट्टी को डालकर पौधे लगा दिए। भक्तों ने मूर्ति विसर्जन कर भगवान को फिर से आने का आह्वान करते हुए कोरोना महामारी के खात्मे की प्रार्थना की। आज गणेश अनंत चतुर्दशी है। उसी मौके पर मैंने अपने गणेश जी को विसर्जन किया है। मैंने अपने घर में ही एक बड़ा सा बर्तन लेके उनका अच्छे साफ पानी में उनका विसर्जन किया है, ताकि अभी कुछ दिन इसी में रहकर अपने आप इनको ये ठंडे हो जाएंगे ताकि, और उसी हिसाब से मैंने इनका विसर्जन किया है आज। इसका जो पानी होगा वो पेड़ पौधों में डाला काम आ जाएगा, और जो मूर्ति होगी उसको मैं किसी कुएं या उसमें विसर्जन कर दूंगी। पार्क में ऐसा था कि पार्क में बहुत ज़्यादा गंदगी, लोग विसर्जन करने के बाद उन मूर्तियों पर चढ़ रहे हैं, उतर रहे हैं, मतलब पहले उनकी 11 दिन पूजा कर रहे हैं, बाद में उनका अनादर कर रहे हैं। वो सब अच्छा नहीं लगा, इसलिए हमने अपने घर में ही सब सुविधाएं अपने आप ही सब उनका विसर्जन किया है। कोविड क्योंकि और बात ऐसी है कि कोविड चल रहा है अभी, कोविड-19 के उससे, ताकि ज़्यादा भीड़ ना हो, भीड़ भाड़ इकट्ठी ना हो, लोग एक दूसरे से दूरी बनाए रखें और अच्छे से इस कार्यक्रम का लाभ उठा सकें। इससे पूर्व पंचशील स्थित गणेश गुआड़ी में गणेश विकास समिति की ओर से स्थापित किए गए भगवान श्री गणेश की 10 दिनों तक नियमित सुबह और शाम विशेष पूजा अर्चना, आरती सहित कई सांस्कृतिक और धार्मिक कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। इसी कड़ी में शनिवार शाम गणेशोत्सव के 9वें दिन भगवान श्री गणेश की आरती मुख्य अतिथि समाजसेवी हरीश गिदवानी और मुकेश आहूजा के द्वारा की गई। इसके बाद भगवान श्री गणेश को भोग लगाकर आम भंडारे का आयोजन किया गया, जिसमें समिति पदाधिकारियों, कार्यकर्ताओं और क्षेत्रवासियों ने बढ़ चढ़कर भाग लिया। पूरे कार्यक्रम के दौरान कोविड नियमों की पालना की गई। सब गणेश विकास समिति पंचशील द्वारा हर साल के भांति इस साल भी गणेश
मूर्ति की स्थापना करी गई, जिसके तहत गणेश जी को 10 दिन के लिए यहाँ पे विराजमान करा गया, जिसका समस्त गणेशवासियों ने, पंचशीलवासियों ने आशीर्वाद लिया। और इसी के चलते आज 9वें दिन भव्य भंडारा का आयोजन करा गया, जिसके अंदर कोरोना गाइडलाइन की भी पालना करी गई। उसको देखते हुए कोरोना कोविड की जो सरकारी गाइडलाइन है हमारी, उसका भी ध्यान रखा गया। और हमारे मुख्य अतिथि रूप के अंदर हरीश गिदवानी साहब, मुकेश आहूजा जी पधारे। जो भी हमारे 9 दिन थे, 9 दिन में रोज़ हम सुबह 7:30 और शाम को भी 7:30 बजे इसकी आरती होती थी। दिन भर यहाँ के जो हमारे क्षेत्रवासी हैं वो सेवा करते थे बाबा की। तो आगे भी हम सबसे निवेदन करते हैं कि इसी तरह सबका सहयोग मिलता रहे। से इस वर्ष हमने ये एक प्रयत्न किया, एक प्रयास था हमारा कि गणपति बापा की जो 10 दिन की स्थापना होती है उसे हमने मनाया है। और आज 9वें दिन हमने एक भव्य भंडारे का आयोजन किया है, जिसमें सभी क्षेत्रवासियों ने उसको सफल बनाने में अपना योगदान भी दिया है। और हमें उम्मीद है कि आने वाले हर तरह के प्रोग्राम, चाहे वो किसी भी धर्म के हों, किसी भी जाति के हों, हमारी ये कोशिश रहेगी कि हम सबके पर्व मना पाएँ, सबकी संस्कृति को बचा सकें। और जो लोग अभी इसमें शामिल नहीं हुए, मेरा उनसे आग्रह रहेगा कि इस तरह के कार्यक्रमों में वो बढ़ चढ़ कर हिस्सा लें और आने वाली नई पीढ़ी को भी इससे समझने को मिले कि हम क्या छोड़ चुके हैं और क्या हमें पाना है। तो ये चीज़ें अगर होती रहेंगी तो ज़रूर हमें इससे फल मिलेगा और हमारी सुख शांति बनी रहेगी, हम एकता की ओर रहेंगे और सभी प्रयास हमारे बच्चों के आज के भविष्य में अच्छे होंगे। तो ये सब कार्यक्रम हमें करते हुए बड़ी प्रसन्नता और खुशी हुई है और हम आगे भी इस काम को करते रहेंगे। इन 10 दिनों में हमारा सुबह शाम आरती का प्रोग्राम रहता था, उसमें हम म्यूज़िक का बड़ा ध्यान रखते थे कि बहुत लाउड ना हो, कोई ऐसा शोर ना हो, क्योंकि परीक्षा का भी समय चल रहा था। कोरोना गाइडलाइन की वजह से ज़्यादा वैसे भी शोर नहीं कर सकते, ज़्यादा भीड़ नहीं कर सकते। तो कम से कम संख्या में अगर हमने इस पर्व को मनाया है, हमने बहुत शोर शराबे से अपने आप को बचाया है और कोरोना गाइडलाइन का भी हमने पालन किया है। सुबह और शाम को दोनों वक्त में हमने नियमित रूप से बप्पा की सेवा की है। सिनेवर्ल्ड के पास एक ही रात में चोरों ने 4 दुकानों के ताले तोड़कर पुलिस को दी चुनौती। दुकानों से नकदी सहित जरूरी सामान चोरी, पुलिस जुटी है जांच में। कृष्णगंज थाना अंतर्गत सिनेवर्ल्ड सिनेमा के पास लगातार 4 दुकानों के ताले तोड़कर शातिर चोरों ने पुलिस को चुनौती दी है। अब देखना होगा कि पुलिस कब और कितने समय में इन चोरियों का खुलासा करती है। दरअसल सिनेवर्ल्ड सिनेमा रोड पर पुरोहित मेडिकल एंड जनरल स्टोर, कृष्णा स्टेशनरी, अर्जुन ऑप्टिकल आदि दुकानों के चोरों ने शातिराना अंदाज में ताले तोड़कर सिर्फ नकदी पर हाथ साफ किया। मेडिकल के संचालक शैलेंद्र सिंह और अर्जुन ऑप्टिकल के मोहित देवनानी ने बताया कि पुलिस की गश्त भी रहती है, लेकिन शातिर चोर अलसुबह 3 से 4 के बीच में वारदात को अंजाम देकर फरार हो गए। एक सीसीटीवी कैमरे में चोरी की वारदात कैद हुई है, जबकि दूसरा कैमरा तोड़ दिया। बहरहाल पुलिस को रिपोर्ट दे दी है। मेरी पुरोहित मेडिकल एंड जनरल्स के नाम से दुकान है सिनेवर्ल्ड पे। और हमारे यहाँ मध्य रात्रि को चोरों ने अपनी वारदात को अंजाम दिया है। इसमें दोनों ताले टूटे हैं, प्लस कैश नकदी 14-15 हज़ार रुपये की वो, प्लस पास वाली स्टेशनरी की दुकान है कृष्णा स्टेशनरी के नाम पे, उसके ताले टूटे हैं। उसके बाद जस्ट कृष्णा जनरल स्टोर है, उसके भी ताले तोड़ने की कोशिश करी, हालांकि वो तोड़ नहीं पाए। और पास में ऑप्टिकल्स है, उसके भी ताले टूटे हैं। एक साथ कंटिन्यू 4 दुकानें की कोशिश की गई, एक पे कोशिश की गई, बाकी 3 को ताले तोड़े गए। सर वो अभी एनालिसिस करेंगे तो पता लगेगा, अभी तो कुछ भी नहीं कह सकते। लेकिन जो कैश गई है वो तो कंफर्म है कि ये कैश गई है, 14-15 हज़ार रुपये के आसपास थी। पुलिस की गश्त तो है सर, लेकिन अब चोर तो आपको मालूम है, चोर तो फिर अब पूरी या तो रेकी करके की गई है या 4-5 दिन की रेकी करी है, किसी दुकान कितनी बजे तक खुलती रहती है, क्या है क्या नहीं है, उस हिसाब से उन्होंने। बिल्कुल सर, ये एक तो आगे डेयरी है ज्ञान विहार के सामने, और एक रीजनल कॉलेज पे बता रहे हैं कि रीजनल कॉलेज पे भी ताले टूटे हैं। प्लस ये 4 दुकानों को ताले तोड़ने की कोशिश करी, एक की तोड़ने की कोशिश करी और 3 के तोड़ दिए गए। नहीं, पुलिस की लापरवाही तो क्या है सर, जैसे मैं भी लेट नाइट कभी हो जाता हूँ तो वो मेरे को भी टोकते हैं, उनकी कार्रवाई अपनी जगह सही है। लेकिन अब वो भी किस दुकान का और कितनी जगह वो भी ठीक है, अब उनका भी एक है, लेकिन थोड़ी फिर भी एक मुस्तैदी तो चाहिए सर। बिल्कुल सर, मैंने अभी रिपोर्ट दर्ज नहीं कराई है, मैं रिपोर्ट दर्ज कराने ही जा रहा हूँ। सर गंज थाना क्षेत्र है, किशनगंज थाना क्षेत्र है। हाँ, गंज की थी, सुबह गंज वाली भी आई थी तो उन्होंने फिर किशनगंज पर भी संपर्क किया, वहाँ से किशन जी भी आए थे। हाँ, ये अपनी अर्जुन पी ऑप्टिक्स है शॉप का नाम, ये अपने सिनेवर्ल्ड के पास में है। ये रात को करीब 4-1 बजे चोर आए थे, 2-3 दुकानों का और भी करके गए हैं नुकसान। गले में कैश वगैरह थी वो लेकर गए हैं, और
कैमरा तोड़ कर गए हैं हमारा, और जियो फाइबर लगा हुआ था वो ले गए हैं। 5-1 हज़ार का नुकसान हुआ, 1,000-2,000 करीब कैश पड़ी थी वो ले गए हैं। हाँ, कंप्लेन दी है, सुबह लेके गए हैं चौकी वाले, पाइसागर चौकी। वार्ड क्षेत्र में पार्षद फंड से विकास कार्यों का शुभारंभ। पार्षद फंड के 10 लाख रुपए से क्षेत्र में सड़क नाली का होगा निर्माण। रविवार को वार्ड क्षेत्र में विकास कार्यों का विधिवत पूजा अर्चना के साथ शुभारंभ किया गया। हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी पंचशील सामुदायिक भवन के सामने सेक्टर 2 मैंग सक्सेना के मकान वाली गली में नालियों के निर्माण कार्य का शुभारंभ पूर्व शिक्षा मंत्री व विधायक वासुदेव देवनानी व पार्षद अतीश माथुर के कर कमलों द्वारा किया गया। इस मौके पर वार्ड क्षेत्र के सभी कार्यकर्ता व वार्डवासी विकास के शुभ कार्य के साक्षी बने। विधायक वासुदेव देवनानी ने बताया कि भारतीय जनता पार्टी द्वारा कहीं भी विकास कार्यों में कोई कमी नहीं रखी जा रही, लेकिन राज्य सरकार की ओर से अपेक्षित सहयोग नहीं मिल पा रहा। उन्होंने बताया कि पार्षद फंड और विधायक कोष से लगातार हर वार्ड में विकास कार्य कराए जा रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन 17 से 7 अक्टूबर तक सेवा ही समर्पण है अभियान भी चलाया जा रहा है, जिसके तहत सेवा और विकास कार्यों को अंजाम दिया जा रहा है। आज हमारे यहाँ के पार्षद अतीश माथुर द्वारा नगर निगम के द्वारा अलॉटेड 10 लाख रुपए की लागत से हाउसिंग बोर्ड के क्षेत्र के अंदर विभिन्न प्रकार के विकास के कामों का आज श्री गणेश किया है। और इसके तहत कुछ सीसी वर्क भी है, कुछ नालियाँ भी हैं। मुझे लगता है कि जिस प्रकार से जनता विकास के कामों की आवश्यकता अनुभव कर रही है और वर्तमान में हम निगम के माध्यम से और विधायक कोष के माध्यम से धीरे धीरे उसको पूरा करने की कोशिश हम लोग कर रहे हैं, मुझे लगता है इससे जनता को राहत मिलेगी और विकास की हम कोई कमी नहीं आने देंगे। हालांकि राज्य सरकार से जो कुछ हमको सहयोग चाहिए वह पूरा नहीं मिल पा रहा है, इसके बावजूद अजमेर के विकास के काम लगातार जारी हैं और आगे भी जारी रहेंगे ताकि हम जनता की सेवा करते रहें। और वैसे भी अभी 17 तारीख से लेकर के 7 अक्टूबर तक हमारे सेवा और समर्पण पखवाड़ा चल रहा है। मोदी जी के जयंती से लेकर के और मोदी जी के 20 वर्ष पूरे होने तक के कालखंड के अंतर्गत हम प्रत्येक जगह सेवा के काम कर रहे हैं, कि मोदी जी सेवा और समर्पण के प्रतीक हैं। कई बार लोग अपना जन्मदिन खुशियां और केक काटते हैं और बड़े जश्न करते हैं, उसकी तुलना में हम गरीब लोगों की और क्षेत्र की जनता की सेवा करते रहें, वो ध्येय को लेकर के दिन भर से 17 तारीख से कार्यक्रम चल रहे हैं। और आज भी कुछ जगह चिकित्सा के शिविर आयोजित हुए हैं। आज ये विकास के कामों का श्री गणेश भी इस तरह की सेवा के कामों के एक कड़ी के रूप में देखे जाने चाहिए। अतः मैं सबसे ये अपील करूँगा कि आएँ हम मोदी जी के चिरायु होने और सफलता जीवन होने की कामना करें। आज पंचशील वार्ड क्षेत्र के अंदर पार्षद कोटे के जो 10 लाख रुपए विकास कार्य के लिए मिले, उनका विकास कार्य का शुभारंभ हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी स्थित सेक्टर 2 से करा गया है, जहां पर कि सीसी वर्क से काम स्टार्ट करा जाएगा, जिसमें नाली निर्माण और सीसी से संबंधित जो कार्य है वो करा जाएगा। धीरे धीरे इस कार्य को हम आगे बढ़ाएंगे और आने वाले समय में विधायक कोष से भी हम प्रयास करेंगे कि क्षेत्र के अंदर फंड आवे और क्षेत्र का विकास हो। जैसा कि मेरे साथ में उपस्थित हैं और ऐसा मुझे बताया गया है कि जब से ये नालियाँ बनाई गई थी उसके बाद से इनका वापस ना तो मरम्मत हुई है और जो टूट गई है ना ही उनका कोई निर्माण हुआ है। बहुत ही गंदी स्थिति के अंदर नालियाँ हैं और जगह जगह से टूटी हुई है, सड़क के ऊपर पानी आता है, आवारा जानवरों के अंदर विचरण करते हैं। तो उम्मीद करता हूँ कि अगर ये नालियाँ सही तरह से बन जाती हैं तो क्षेत्र की सुंदरता के अंदर एक कदम हमारा और होगा। ऐसा निश्चित रूप से क्षेत्र में समस्याएं काफ़ी सारी हैं। हमारे गणेश गवाड़ी के अंदर पानी की टंकी की मांग में बहुत समय से लंबे समय से कर रहा हूँ भाई साहब से। नालियों का निर्माण होना बाकी है, C&D ब्लॉक के अंदर काम होना बाकी है, कुछ पार्कों के विकास के कार्य होने बाकी हैं। तो समय चरणबद्ध तरीके से उनको हम भाई साहब के पास उठाएंगे। समय समय उनसे हम आग्रह करेंगे कि अपने विधायक कोष से हमारे वित्तीय सहायता दें और क्षेत्र के विकास में सहभागी बने। नगर निगम ने कोविड नियमों के तहत नहीं बनाया विसर्जन कुंड, भक्तों ने आना सागर में ही कर दिया विसर्जन। दिन भर सोता रहा प्रशासन, नहीं दिखे कोई सुरक्षा के इंतजाम। आना सागर चौपाटी पर गणेश प्रतिमाओं का होता रहा विसर्जन।
राज्य सरकार से जिला और निगम प्रशासन को मिले कोविड आदेशों के चलते निगम महापौर बृजलता हाड़ा ने शहरवासियों से घरों में ही मूर्ति विसर्जन करने की अपील की थी और नियमों के तहत ही सुभाष उद्यान में अस्थायी विसर्जन कुंड में पानी भी नहीं भरा गया था। लेकिन अनंत चतुर्दशी पर पूरे दिन आनंद सागर चौपाटी पर शहर के गणेश भक्त आनंद सागर को ही विसर्जन कुंड बनाकर मूर्तियां विसर्जित करते रहे। आनंद सागर के पानी को घातक रंगों से बनाई गई प्लास्टर ऑफ पेरिस की मूर्तियों से रंग दिया गया। इतना सब कुछ होने पर भी प्रशासन की ओर से कोई सुरक्षा इंतजाम नहीं दिखे। लोग पानी में जा जाकर मूर्तियां विसर्जित करते रहे और अपनी जान जोखिम में डालते रहे। दिन भर यह दौर चलता रहा, लेकिन किसी ने भी रोकने की कोशिश नहीं की। ऐसा काफ़ी लंबे अरसे के बाद हुआ जब आनंद सागर में प्रतिबंध के बावजूद बिना रोक टोक मूर्तियां विसर्जित की गई हों। कोरोना गाइडलाइन सिर्फ सरकारी आदेशों में ही सिमट कर रह गई। लोगों ने कहीं भी आदेशों की पालना नहीं की। दिन भर सड़कों पर डीजे की धुन और ढोल ढमाकों के साथ गुलाल उड़ाते गणेश भक्त मूर्तियों को लेकर आनंद सागर पहुंचते रहे और विसर्जन का काम चलता रहा। कुल मिलाकर आदेशों पर आस्था भारी नजर आई। आइए हॉराइजन हिंद न्यूज़ के कैमरा पर्सन नरेश गौड़ के साथ देखिए आनंद सागर चौपाटी का ये नज़ारा। ओम गजाननाय नमः। ओम लंबोदराय नमः। ओम शूर्पकर्णाय नमः। ओम विघ्नहर्ताय नमः। गौरी हर को आंधलिए गुड़ लड्डू साई सुरवर को महिमा कहीं न जाए लागत ऊपर को। जय देव जय देव जय जय श्री गणराज विद्या सुखदाता धन्य तुम्हारो दर्शन मेरा मन रमता। जय देव जय देव अष्टौ सिद्धि दासी संकट को भैरी विघ्न विनाशन मंगल मूर्धाधिकारी कोटि सूरज प्रकाश ऐसी छवि तेरी कंठस्थल मस्तक झूले शशि बिहारी। जय देव जय देव जय जय श्री गणराज विद्या सुखदाता धन्य तुम्हारो दर्शन मेरा मन रमता। जय देव जय देव भाव से कोई शरणागत आवे संतन संपद सबही भरपूर पावे। ऐसे गुरु महाराज को अति भावे जो सारी नंदन ऋषि गुण गावे। जय देव जय देव जय श्री गणराज विद्या सुखदाता धन्य तुम्हारो दर्शन मेरा मन रमता। जय देव जय देव
बहुत मज़ा आया। यहाँ पे बहुत ज़्यादा हेल्पफुल लोग भी हैं जो हम लोग की हेल्प कर रहे हैं विसर्जन के अंदर, और बल्कि हम लोग भी सब लोग यहाँ पे बच्चे बहुत सारे कोरोना बंद हो जाए, कोरोना काल जो है वो ख़त्म हो जाए और सब लोग सुरक्षित रहे, सही रहे, और बस भगवान की दुआ है कि सब सही हो जाए। प्रशासन ने व्यवस्था भी करी ढंग से? हाँ, उसमें भी थोड़ा सा प्रॉब्लम आया है कि हम लोग हमेशा आना वहाँ पे करते थे, आज़ाद पार्क में वहाँ पे काम चल रहा है, यहाँ पे हम लोगों को दिक्कत आ रही है, पर कोई बात नहीं, वैसा जो गणेश जी चाहेंगे वही होगा। नाम बताइए। अंजलि अरोड़ा। पूजा करी और क्या? 11 दिन गणेश जी की अच्छे से पूजा करी, हर दिन एक अच्छा खाना बना के गणेश जी को खिलाया। आज के दिन गणेश जी हमारे से दूर हो रहे हैं, एक दुखी हो रहा है। अच्छा, कहाँ पर विसर्जन करने हैं? चौपाटी। कहाँ से आए आप? हम गौतम नगर रामगंज से। नाम बताइए। आरती। क्या किस लिए आए? बाबा के लिए आए गणेश जी को अच्छा विसर्जन करने। किस जगह? मदारपुरा से। नहीं, किस जगह? चौपाटी पे। चौपाटी पर? हाँ। अच्छा, चौपाटी पर विसर्जन करना मना था फिर? हाँ, मना तो क्या, सभी कर रहे तो हम भी कर रहे हैं उनके साथ, सबके साथ हम भी कर रहे हैं, जैसे सब निभा रहे ऐसे हम निभा रहे। क्या नाम बताइए? नाम मेरा कैलाश है। गणपति बाबा का। कितने दिन तक पूजा करी और आज विसर्जन? हमने 10वें दिन तक पूजा करी, आज 10वां दिन है, लेकिन इस बार हमें अफसोस देगा गणपति बाबा सिर्फ 10 दिन तक आए हैं, 11 दिन तक नहीं आए। किस तरह से आज आना था, घर में विसर्जन करने आए? हम आज पहली बार इधर आए हैं, हम क्योंकि अगले साल तो कोरोना के कारण हमने घर पे किया था, इस बार हमारा पहली बार यहाँ पे है, हम विसर्जन करने आए हैं। प्रशासन ने इस बार भी बोला था कि घरों पर ही करना है। हाँ बोला था, लेकिन हमने सोचा सब हो रहा है, सब कर रहे हैं, तो हम गणपति बाबा को करके आए। प्रशासन के अनुसार हमने मास्क वगैरह सब पहन के रखे हैं। नाम बताइए आपका? जी, मेरा नाम दीपा चोटवानी। खुशियाँ मनाई हम लोगों ने यहाँ पे, 10 दिन तक हमने गणेश जी की पूजा पाठ की और एंड में हम लाके विसर्जित किया। यही चाहते हैं कि भाई गणपति बाबा से कि अगली बार आओ तो ये कोरोना सारा सब समाप्त हो जाए, अगली बार आओ तो जल्दी आओ और जल्दी आओ। नाम बताइए? योगिता टंडन। बहुत अच्छा लगा विसर्जन करके, बहुत आनंद आया। बस अब गणेश जी से यही दुआ है जल्दी जल्दी वापस आना और ये कोरोना लेकर जाओ, अभी तो जा रहे हो, अब कोरोना जरूर लेकर जाओ। अनंत चतुर्दशी पर पंचशील बी ब्लॉक में महिला मंडल ने भजनों से रिझाया भगवान गणेश को। भगवान गणेश का भव्य श्रृंगार कर भजनों पर नृत्य की प्रस्तुति के साथ विदा किया मंगल मूर्ति को। गणेश चतुर्थी से अनंत चतुर्दशी 10 दिनों तक मंगल मूर्ति भगवान श्री गणेश की मूर्तियों को विराजित कर उनकी सुबह शाम नियमित पूजा अर्चना करने के बाद रविवार को अनंत चतुर्दशी पर गणेश भक्तों ने भरे मन से उन्हें विदाई दी और अगले बरस फिर आने का निमंत्रण देकर विदा किया। घरों में विराजित भगवान श्री गणेश प्रतिमाओं के समक्ष भगवान गणेश का भव्य श्रृंगार कर उन्हें रिझाने के लिए भजन संध्या सहित कई तरह के धार्मिक आयोजन किए गए। पंचशील बी ब्लॉक में हर साल की तरह इस साल भी घर में स्थापित गणेश के समक्ष कॉलोनी की महिला मंडल द्वारा एक से बढ़कर एक भजनों की प्रस्तुति और उन पर नृत्य प्रस्तुत कर श्री गणेश भगवान को रिझाया गया। आखिर में महाआरती के साथ भगवान श्री गणेश को भोग लगाकर श्रद्धालुओं में प्रसाद वितरित कर श्री गणेश जी को अगले बरस फिर आने का निमंत्रण देकर विदाई दी गई। आज पंचशील बी ब्लॉक में गणेश जी स्थापना हुई है, जिनका 14 दिन गणेश जी स्थापित रहते हैं। 14 दिन में हम रोज़ अच्छा भोग बना के इनको भोग लगाते हैं, उनकी पूजा वंदना करते हैं और गणेश जी की आज भजन संध्या की गई है महिला मंडल की ओर से, जिसमें महिलाओं ने बहुत ही बढ़ चढ़कर नाचना गाना और बहुत ही भगवान को रिझाया है अच्छी तरीके से। और 14 दिन बाद अनंत चतुर्थी के दिन इनको विसर्जन किया जाता है और हमें बहुत दुख होता है, पर हमें आज बहुत अच्छा लगा। भगवान हमारे घर में गणेश जी आए, जैसे सबके घर में आना और सबकी मनोकामना पूरी करना। महिलाओं ने बहुत रिझाने की कोशिश की गणेश जी को और बहुत ही अच्छी तरीके से अच्छे भजन गाए, सारे भगवानों को याद किया है, प्रथम पूजनीय गणेश जी के भजन गाए और डांस वांस किया, मस्ती की। मैं पंचशील बी ब्लॉक से बोल रही हूँ और यहाँ गजानन जी विराजे हैं और हम लोग है ना गणेश जी के अच्छे पकवान बना के उनको खिलाया जाता है, लड्डू का भोग लगाया जाता है और यहाँ भजन का प्रोग्राम हुआ है जिसमें सभी सखी मंडल ने है ना अच्छे से प्रस्तुति दी है और सब ने मिल कर के अच्छा भगवान को खुश करने की कोशिश की है
भजन अच्छे से अच्छे सबने गाए हैं। गणेश जी की पूजा इसलिए की जाती है ताकि ये रिद्धि सिद्धि देकर जाएं, खूब अच्छा सब हम लोगों के लिए खूब मंगल कामना रहे हमारी, उसी अकॉर्डिंग इनको विराजमान करते हैं। 10-11 दिन तक इन्हें रखा जाता है। पूरी कॉलोनी की महिलाओं ने भाग लिया। पूरी कॉलोनी की महिलाओं ने इसमें बढ़ चढ़ कर भाग लिया, प्रस्तुति दी है, अपने अच्छे से अच्छे नृत्य करके, अच्छे से अच्छे भजन गा करके, डांस वांस करके उन्होंने प्रस्तुति दी है। गणेश जी भगवान की चौथ के दिन स्थापना की जाती है और 13 दिन तक इनकी सेवा पूजा खूब करके अच्छी तरह से इनको रिझाते हैं। रिद्धि सिद्धि के दाता है और सब इनको रोज़ सुबह शाम दोनों टाइम इनकी आरती करते हैं, पूजा करते हैं, भोग लगाते हैं। और आज महिला मंडल ने अच्छे भजन किए, खूब मज़ा आया और सब सखियों ने इसमें बढ़ चढ़ के भाग लिया है और खूब आनंद हुआ है। भगवान रिद्धि सिद्धि के दाता सबके घर में आनंद करें, शुभ लाभ देवें, सबको समृद्धि दें, यही कामना है हमारी। इसी तरह पंचशील सी ब्लॉक में रहने वाले ओम प्रकाश शर्मा और क्षेत्रवासियों ने अपने घर में भगवान श्री गणेश को विराजित कर पूरे 10 दिनों तक उनकी पूजा अर्चना की और अनंत चतुर्दशी पर रविवार को उन्हें भरे मन से विदाई दी। इस मौके पर ढोल के साथ नाचते गाते महिला, पुरुषों और बच्चों ने भगवान श्री गणेश को फिर से आने का आमंत्रण देते हुए भगवान श्री गणेश से कोरोना महामारी से पूरे विश्व को निजात दिलाने और सभी घरों में सुख शांति व आनंद बना रहे ऐसी कामना करते हुए विदाई दी। मुख्य आयोजनकर्ता ओम प्रकाश शर्मा ने अपने उद्गार व्यक्त करते हुए बताया, हर वर्ष की बात ही हम गणेश जी महाराज को बिठाते हैं गणेश चौथ के दिन और आज उनका विसर्जन हुआ है और ये हमारे परम देव प्रथम पूजनीय देवता है और इनसे हमने कामना करी है कि भाई सभी मतलब हिंदुस्तान में पूरे दुनिया में जो भी ये बीमारी चल रही है इसको मतलब ये खत्म करे और हमने इनका आशीर्वाद लिया है और पूरी विधि विधान से बिठाया। आज इनका विसर्जन किया गया है और हमारा पूरा परिवार, पूरी समिति वालों ने हमको पूरा साथ दिया, पूरे वार्डवासी ने हमको पूरा साथ दिया इसमें और सबने हमारे पप्पा का बहुत अच्छे से स्वागत किया है। हम सबके शुक्रगुजार हैं और इस कोरोना काल से मुक्ति दिलाए। हमने यही बोल के गणेश जी को भेजा है ताकि सभी संपन्न रहे। रेलवे बोर्ड के सदस्य वित्त नरेश सालेचा ने मंडल कार्यालय में रेल अधिकारियों से की चर्चा। परिवार सहित अजमेर पहुंचे सालेचा ने दरगाह और पुष्कर के किए दर्शन। भारतीय रेलवे बोर्ड के सदस्य वित्त नरेश सालेचा रविवार को अपने व्यस्ततम कार्यक्रम के बीच 1 दिवसीय दौरे पर अजमेर आए। वर्तमान सदस्य वित्त रेलवे बोर्ड सालेचा पूर्व में अजमेर मंडल रेल प्रबंधक पद पर भी रह चुके हैं, जिन्होंने आज रेलवे बोर्ड सदस्य बनने के बाद पहली दफा अपने परिवार के साथ अजमेर पहुंचकर सर्वप्रथम ब्रह्मा जी की नगरी पुष्कर में ब्रह्मा जी के दर्शन कर सरोवर की पूजा अर्चना की और उसके बाद ख्वाजा गरीब नवाज की बारगाह में हाजिरी देकर दुआ की। अजमेर मंडल में मंडल रेल प्रबंधक का दायित्व संभालते हुए नरेश सालेचा ने ब्यावर, भीलवाड़ा, उदयपुर, आबू रोड सहित कई स्टेशनों पर रेल सुविधाओं का विस्तार किया। अजमेर में रेलवे स्टेशन का सेकंड एंट्री गेट, बुकिंग काउंटर, वेटिंग हॉल, रेलवे स्टेशन पर राजस्थानी पेंटिंग, एस्केलेटर, लिफ्ट, फूड प्लाजा, पे एंड यूज टॉयलेट, सोलर प्लांट सहित कई आधुनिक सुविधाओं का विस्तार सालेचा के कार्यकाल के दौरान हुआ। उनकी दूरदर्शिता और सकारात्मक सोच ने ही उन्हें रेलवे बोर्ड के मेंबर फाइनेंस जैसे पद पर काबिज किया। मंडल कार्यालय में उत्तर पश्चिम रेलवे अजमेर मंडल के रेल अधिकारियों से बैठक करने से पूर्व नरेश सालेचा ने मीडिया कर्मियों से बातचीत करते हुए कई महत्वपूर्ण बिंदुओं पर अपनी बात रखी। सालेचा ने अधिकारियों से आय व्यय के बारे में भी जानकारी ली। उन्होंने कहा कि संसाधनों का अधिकतम उपयोग होना चाहिए ताकि यात्रियों को अच्छी सुविधाएं मिल सके। सालेचा ने बताया कि केंद्रीय रेल मंत्री अश्वनी वैष्णव चाहते हैं कि रेल यात्रियों को भी हवाई जहाज जैसी सुविधाएं मिले, इसलिए रेलवे स्टेशन पर साफ सफाई से लेकर ट्रेनों के कोच में आधुनिक सुविधाएं उपलब्ध कराई जा रही है। उनका मानना है कि जब यात्री पूरा किराया दे रहा है तो उसे सुविधाएं भी पूरी मिलनी चाहिए। इस अवसर पर नरेश सालेचा के साथ डीआरएम नवीन कुमार परशुराम का और रेलवे के वरिष्ठ अधिकारी मौजूद रहे। मैं अजमेर में काफ़ी समय बाद में आया हूँ। मैं जब डीआरएम था तो मेरा हमेशा तक प्रयास रहता है कि अजमेर का जितना विकास हो और यहाँ के क्षेत्र को और नागरिकों को और बाकी स्टेक होल्डर्स को जितनी सुविधाएं मिलें। तो आज मेरा सौभाग्य है कि मुझे वापस ये अवसर प्राप्त हुआ। डीआरएम साहब नवीन जी साथ में थे और अभी जो हमने चर्चा की तो इस बार का फोकस है हंग्री फॉर कार्गो, कि हम कार्गो कैसे बढ़ाएं। आपको मालूम है कि रेलवे में जो पैसेंजर्स हमारा ट्रैफिक था, जिसकी आय लगभग उम्मीद थी 61,000 करोड़ की, वो काफ़ी घट गई है कोरोना काल के बाद में। लास्ट भी ये रहा और अभी भी हम काफ़ी पीछे हैं। हम चाहते हैं कि हमारा फ्रेट ट्रैफिक बहुत बढ़े,
सेकंड मैं आपको बताना चाहूँगा, हमारा लास्ट ईयर कैपेक्स जो था, कैपिटल एक्सपेंडिचर, वो रिकॉर्ड लेवल पे था, 155 लाख। तो इतना हमने जब खर्चा किया तो इसका तात्पर्य था कि इसका जितनी भी न्यू लाइन्स हैं, डबलिंग है, इलेक्ट्रिफिकेशन है, जीसी के काम हैं, ट्रैफिक फैसिलिटी के, वो कंप्लीट करके हम ज़्यादा सुविधा दे पाएँ और एडिशनल ट्रैफिक आ पाएँ। इस बार का हमारा टारगेट जो लास्ट टाइम का 1233 मिलियन टन हमने लोड किया था, इस बार बढ़ के 1450 है। और लास्ट 11 महीने से लगातार जो पूरी भारतीय रेलवे के इतिहास में मंथ बाय मंथ हाईएस्ट लोडिंग करते रहे। तो इसके साथ में डीआरएम साहब से हमने चर्चा की और जो विभिन्न कार्य चल रहे हैं तो उसके बारे में जानकारी हमने प्राप्त की थी। तो डबलिंग, जैसे आपको मालूम है, मेन लाइन की डबलिंग का काम पूरा हो गया है, पूरी डबलिंग सेक्शन है, तो उसमें काफ़ी सुगम और जल्दी से माल पहुंच जाता है। इलेक्ट्रिफिकेशन काम उदयपुर वाला पूरा हो गया है। जो मेन लाइन का है उसमें केवल 2 सेक्शन रह गए हैं, अजमेर दुरई का और एक और सेक्शन है, उसका काम ही शीघ्र ही उसका पूर्ण हो जाएगा। तो फंड की इस बार कोई नहीं है, क्योंकि इस बार कोई कमी नहीं होगी, क्योंकि इस बार का फंड जो है वो अगेन रिकॉर्ड पे 2.15 लाख करोड़ का है, 215 लाख करोड़ का फंड अवेलेबल है। तो अब ये भी हम पूछ रहे थे कि डिवीज़न को कोई फंड की आवश्यकता हो तो हम उसको उपलब्ध कराने के लिए बिल्कुल तैयार हैं। सर, सेंट्रल गवर्नमेंट निजीकरण को लेकर विरोध कर रहे हैं? नहीं, निजीकरण की नीति को, इसको सही परिप्रेक्ष्य में हमको समझने की आवश्यकता है। निजीकरण का ये निजीकरण नहीं है, ये न्यू मोनेटाइजेशन पॉलिसी है। अगर आपने इसमें पूरा गौर किया होगा तो एक नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर पाइपलाइन का एम्बिशियस प्रोजेक्ट लाइन है, पहली बार गवर्नमेंट का बना, जिसके अंदर केवल सरकारी केंद्र सरकार नहीं, राज्य सरकार तथा प्राइवेट सेक्टर का सबका इन्वॉल्वमेंट लेके 111 लाख करोड़ का 111 लाख करोड़ का मैसिव इन्वेस्टमेंट प्लान था नेक्स्ट 5 साल में। उसके लिए ही तहत में पॉलिसी थी न्यू मोनेटाइजेशन पॉलिसी NMP, जिसका टोटल टारगेट है 6 लाख करोड़ का, और रेलवे का जो हिस्सा है वो लगभग 1,52,394 करोड़ का, जो लगभग 25% हमारा होता है। 6 सेक्टर मेन है, 5 सेक्टर हैं जो इसके अंदर अपना योगदान देंगे। रोड थोड़ा ज़्यादा है, लेकिन रेल, फिर पावर और टेलीकॉम और ट्रांसमिशन लाइन, ये 5 सेक्टर मिलकर लगभग 85% होते हैं। अब हमको ये समझना चाहिए, इसका मतलब प्राइवेटाइजेशन नहीं है, इसका मतलब है ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन रिसोर्सेज। ये जितने भी हमारे जो रिसोर्सेज हैं, चाहे वो रेल संबंधी हो, चाहे टेलीकॉम संबंधी हो, आप जैसे उदाहरण में देखिए कि जैसे हाईवेज हैं, हाईवे का TOT मॉडल आया, उसका ना बहुत सारा परिवर्तन हुआ और बहुत गति से और बहुत अच्छे ढंग से इसका विकास हुआ है। नई नई रोड सब जगह मिल गई है। इसी प्रकार रेल का भी विकास आवश्यकता है, तो उसी संदर्भ में मोनेटाइजेशन का है। जैसे एक उदाहरण लीजिए स्टेशन डेवलपमेंट का। स्टेशन डेवलपमेंट में जैसे अजमेर डिवीज़न में अजमेर है, उदयपुर है और आबू रोड का है। जहाँ तक मेरी जानकारी 3 मेन स्टेशन हैं। अगर उदयपुर स्टेशन का अगर विकास होता है और इसमें अगर 900 करोड़ की अगर जो हमको संभावना दिखती है या उससे ज़्यादा आएगा, तो आप देखिए उसका स्टेशन का कितना विकास होगा, उसको कितना सुविधाएं मिलेगी जनसाधारण को, रेल कर्मचारियों को, और टोटल हमारे इसमें पूरे क्षेत्र का विकास होगा। तो मेरे को नहीं लगता इसमें कहीं ज़्यादा विरोधाभास है, इसके अंदर सभी के हित की ही प्रक्रिया है। सर, अभी कोरोना को देखते हुए कुछ ही गाड़ियाँ संचालित हो रही है, स्पेशल गाड़ियाँ, आगे किस तरीके से रहेगा जिससे और गाड़ियाँ संचालित हो सकें? बिल्कुल सही कह रहे हैं। कोरोना काल के अंदर ये हमने, क्योंकि हमको स्टेट गवर्नमेंट के प्रोटोकॉल और मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ के प्रोटोकॉल के हिसाब से हमको रेगुलेट करना था, तो उस हिसाब से कुछ समय के लिए काफ़ी रेगुलेटेड थी और पूरी रिजर्व थी। और जैसे कि प्रोटोकॉल था कि आपको नंबर ऑफ़ सीट और कोविड प्रोटोकॉल को फॉलो करते हुए रखना था, उस टाइम हम सभाभवन भी बंद हो गई थी। अब हम इसको जैसे जैसे कोरोना का कंट्रोल में आ रहा है, तो सावधानी रखते हुए सारी गाड़ियाँ खोल रहे हैं। अभी तक लगभग हमने 1640 गाड़ियाँ खोल दी हैं मेल एक्सप्रेस की, और बाकी भी गाड़ियाँ खोलेंगे। हमारी पूरी चेष्टा ये रहेगी कि जितनी गाड़ियाँ हैं पूरी वापस नॉर्मल आ जाएँ। बट एक बार जब कोरोना का पूरी इस आपत्ति से हम लोग सब निकल आए, तब इसको बिल्कुल नॉर्मल टाइम टेबल के रूप से जैसे पहले चलती थी वैसे ही सुगम रूप से चलती रहेगी। बट मेजॉरिटी ट्रेन चल रही है। जैसे स्टेट गवर्नमेंट जो है जी, स्कूलों को खोलने की भी डेट दे दी है, बिल्कुल सही, छोटे बच्चों के लिए भी। बिल्कुल सही। रेलवे में ये कब तक हो जाएगा? हाँ, बिल्कुल सही कह रहे हैं। कल मैंने देखा था कि स्टेट गवर्नमेंट ने भी इसको छूट दे दी है। वैसे हम भी चाहेंगे इसके अंदर कि हम सारी ट्रेन इसको बढ़ाने की प्रक्रिया में है। तो आप देखिए लगभग हर वीक के अंदर
नई नई गाड़ियाँ ऐड करते जा रहे हैं। तो लगभग लगता है हमको बिल्कुल शीघ्रता से विदाउट एक आपको बिल्कुल स्पेसिफिक डेट देने के बजाय ये है कि हम जल्दी से जल्दी इसको पूरी गाड़ियों को वापस संचालित करना चाहेंगे। क्या लगता है सर कोविड के दौरान रेलवे को नुकसान हो रहा है गाड़ियाँ नहीं चलने से? ये बिल्कुल, मैंने आपको ओपनिंग स्टेटमेंट में बताया था कि हमारी जो आय है लगभग 61,000 करोड़ की जो अपनी थी, अभी भी जैसे इस बजट प्रोपोर्शनल जितनी हमको आय होनी चाहिए थी पैसेंजर साइड से, और उसमें लगभग हम 12,000 करोड़ डाउन है। और अगर सारी देखें हम, क्योंकि एक्सपेंसिव भी हमारे बढ़ गए हैं, कुछ डीए की इंस्टॉलमेंट भी जैसे पहले फ्री थी, वो डीए की इंस्टॉलमेंट भी 11% हो गई है, और अभी 4% 9,000 करोड़ का हमारा डीए रेलवे का इम्पैक्ट है, तो लगभग 24,000 करोड़। इसीलिए हम चाह रहे हैं कि जितना फ्रेट का बढ़े तो हम अर्निंग बढ़ाए, या कुछ हमको सन्ड्री अर्निंग जैसे स्टेशन डेवलपमेंट्स हैं जिसमें आपने प्रश्न पूछा था, उससे हम स्रोत बनाए ताकि रेलवे फाइनेंशियली सेल्फ सस्टेन हो जाए और हम बेहतर सुविधाएँ अपने नागरिकों को, अपने जो पैसेंजर्स को, स्टेक होल्डर्स को, फ्रेट लोडर्स को, सबको दे पाए और क्षेत्र का विकास हो। सर एक उसका रेल लाइन को जो वहाँ जोड़ने का था वो मेहता से, तो वो अभी तक क्या? वो उसका सर्वे जैसे आपको मालूम है, सर्वे काफ़ी समय पहले हो गया था, क्योंकि इसके अंदर प्रीडोमिनेंटली ये पैसेंजर लाइन है। इसका लगभग 300-400 करोड़ करीब उस समय की कॉस्ट थी और इसका नेगेटिव रेट ऑफ रिटर्न का था, तो इसका प्रस्ताव विचाराधीन है। अभी इसमें कोई मतलब डेफिनेट प्रस्ताव नहीं हुआ, और उसके बाद में इसको सीसीए की अप्रूवल, सीसीए कैबिनेट कमेटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर, उसके अप्रूवल की आवश्यकता रहेगी। वो लेने के बाद में कार्य को प्रारंभ किया जा पाएगा। विस्तार से पढ़ने के लिए लॉग इन करें horizon.com, सच के साथ।